एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक की सारी बातें कवर कर ली थी। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताया था डायग्राम के थ्रू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है सेल की और इसका क्या फंक्शन होता है। तो एक बार मैं सारे पॉइंट्स को फिर से रिकॉल कर दे रही हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आपकी सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसे ये आपकी सेल है तो इसके आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है। तो ये जो कवरिंग है ये क्या है आपकी, ये होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करती है, सेपरेट करती है सेल कंटेंट। सेल के अंदर जो सारा कंटेंट भरा होता है उसको एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। सेलेक्टली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, कुछ ही चीज़ों के लिए सेलेक्टली होती है, मतलब इसके थ्रू कुछ ही चीज़ें बाहर जा सकती हैं और अंदर आ सकती है, ठीक है। अलाउस एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स, प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स। सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनको रोकती है क्या, सेल से बाहर निकलने के लिए, ठीक। allows diffusion of substance like carbon dioxide and oxygen। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से क्या होता है, गैसेस का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सब्सटेंसेस का मूवमेंट भी क्या होता है, अंदर से बाहर की तरफ, ये सब क्या रेगुलेट करते हैं, कौन, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये किसकी बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन की। नेक्स्ट आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक क्या होता है और आइसोटोनिक क्या होता है। तो इसको सबसे पहले हम आपको बताते हैं। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कोई अगर ये मीडियम है, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, डिपेंड टू सेल की कंसंट्रेशन, क्योंकि सेल के अंदर भी लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम है और इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर हम इस सेल को उठाकर इस मीडियम में डाल देंगे तो आपकी सेल जो है वो क्या करेगी, वाटर को क्या एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ये जो हो रही है रिएक्शन, ये आपकी कहलाती है ऑस्मोसिस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कट करके सब कुछ बताया था, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है एक बार आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख कर आइए, फिर आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस सॉल्यूशन में ये जो कौन सा है आपका हाई वाटर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन है, इसमें अगर हमने सेल को डाल देंगे, अगर सेल का कंसंट्रेशन कम है तो यहाँ पर सेल आपकी क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है रेदर देन सेल के। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ द मीडियम हैज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल। वाटर का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेल में बहुत कम होता है, ठीक है, सेल में बहुत कम होता है, मीनिंग दैट इज अ सेल वेरी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर सेल को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में हम डालते हैं तो यहाँ पर सेल क्या होगी, आपकी श्रिंक हो जाती है, ठीक है। सेल क्या होती है, यहाँ पे श्रिंक हो जाती है, मतलब सेल आपकी सिकुड़ जाती है, ठीक। नेक्स्ट आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। If the medium has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane। यहाँ पर क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन मीडियम में और जो सेल की कंसंट्रेशन है, ठीक है, सेल की कंसंट्रेशन, सॉरी, सेल में जो कंसंट्रेशन है वाटर की और जो मीडियम में कंसंट्रेशन है वाटर की, ये दोनों अगर सेम हो जाती है तो अगर हम सेल को उठाकर इस मीडियम में डालते हैं और दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो यहाँ पे सेल में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेल जैसी है वैसी ही रहेगी। तो सेल के शेप और साइज में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सेल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होगी जहाँ पर क्या कंसंट्रेशन क्या होगी, इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें से वाटर जो होता है, वहाँ पर सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की, सेल में कंसंट्रेशन वाटर की क्या हो जाती है, कम, और यहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ से क्या होता है, पानी बाहर की ओर आने लगता है, तो सेल क्या होती है, आपकी श्रिंक कर जाती है, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, यहाँ की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ की ज़्यादा, तो वाटर सेल की तरफ जाने लगता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करके, तो वहाँ पर क्या होती है, सेल आपकी स्वेल हो जाती है, मतलब सेल क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, सबसे पहले मैंने आपको जब बताया था लेक्चर, तो यहाँ पर सेल बनाई थी मैंने, और ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग थी ये आपकी क्या थी, ये आपकी
सेल मेम्ब्रेन थी और इसके किनारे किनारे एक और कवरिंग देखने को मिली है जिसे बोलते हैं सेल वॉल। तो ये जो सेल वॉल होती है ये सिर्फ आपके प्लांट में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो क्या होते हैं, चल नहीं सकते, ठीक है, मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको एक ही जगह रहना होता है, इसलिए उनकी क्या होती है, उनको भगवान ने एक Z+ सिक्योरिटी दी है कि भैया सेल वॉल ले जाओ, ठीक है, ये आपको किसी भी तरह से आपकी क्या करेगी, ये सुरक्षा करेगी, ठीक। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एडिशन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक सेल होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, किसमें, प्लांट सेल में पाई जाती है, हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, रिजिड कवरिंग होती है, ठीक है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके आउटसाइड पर ये क्या होगी, आपकी सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को स्ट्रक्चरल मतलब बिल्कुल सख्त बना के रखना, ये काम किसका होता है, सेल वॉल का होता है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो रिजिड स्ट्रक्चर जो आपको प्लांट में देखने को मिलता है वो किसकी वजह से होता है, तो आंसर आपका जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज पहला तो सेल वॉल, और सेल वॉल किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट आते हैं प्लाज्मोलाइसिस। व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस, व्हेन अ लिविंग प्लांट, एक जिंदा प्लांट सेल लॉस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मैंने बताया ना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। देयर इज श्रिंकेज, श्रिंकेज सेल क्या होती है, सिकुड़ जाती है। मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके आउटर पे क्या है आपकी, ये क्या है, सेल वॉल है, ठीक है। अब इसको आपने किस में डाल दिया, लूज वाटर, वाटर इसमें से सेल से बाहर निकल गया, तो ये जो सेल होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी, छोटी सी हो जाएगी, और जो सेल वॉल है इसकी ये बाहर रहेगी। तो सेल वॉल नहीं, कभी जैसे सेल का शेप अगर डिक्रीज हो रहा है तो उसकी सेल वॉल नहीं जाती है अंदर की ओर, सिर्फ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाकी मटेरियल जो होता है वो सिकुड़ जाता है, बाकी जो सेल वॉल है आपकी वो वैसी की वैसी सख्त बनी रहती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, अवे मतलब सेल वॉल से दूर हो जाता है, कंटेंट क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है और सेल सिकुड़ जाती है। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है, सेल से वाटर का लॉस, बाहर निकलना, सेल से पानी का बाहर निकलना आपका ऑस्मोसिस के थ्रू, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाती है, श्रिंक मतलब सिकुड़ जाती है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है, ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल, और सेल का जो कंटेंट होता है सेल वॉल से दूर हो जाता है। इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट, सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैंने भी बताया ना, हाइपोटोनिक क्या होता है, तो उसी से रिलेटेड है। एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रेस्टिंग मतलब हाइपोटोनिक, जहाँ बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो वहाँ पर अगर जैसे फंजाई के बारे में आपने सुना होगा, बैक्टीरिया, बहुत ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जो आपके समुद्र के काफ़ी गहराई में भी स्थित है, मतलब प्रेजेंट है, वहाँ भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर आपको बताया तो जो समुद्र का पानी होता है, सी वाटर, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर सेल सरवाइव कर रही है, इसका मतलब क्योंकि वहाँ पर इनकी सेल वॉल प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, बाहर से बड़ी सख्त है, जो क्या उनको Z+ सिक्योरिटी दे रही है, जिसकी वजह से वो फट नहीं सकते, ठीक है। ब्रस्ट के मतलब होता है कि फट जाना। अगर एक लेवल से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी बढ़ता जाएगा और ये बॉडी फूलेगी और वो फट जाएगी। तो ये फूल करके स्वेल होती है जब सेल आपकी वाटर एब्जॉर्ब करती है, तो ये जो सेल वॉल होती है ये क्या, Z+ सिक्योरिटी का काम करती है, मतलब उसको बचा कर रखती है कि सेल जो है ये फटे ना, ठीक है। तो एक तरह से क्या, सुरक्षा कवच का भी काम कर रही है, किसके में, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया में। In such media, the cell tend to take up water by osmosis. मैंने बताया ना, ऑस्मोसिस के ही थ्रू सारा होता है। ऑस्मोसिस क्या है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर का क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। वाटर कहाँ, सेल में अंदर की ओर आता है, ठीक। द सेल स्वेल्स, सेल फूलती है, बिल्डिंग अप प्रेशर, अंदर एक प्रेशर बढ़ता है, अगेंस्ट द सेल वॉल, सेल वॉल के, ये सेल वॉल है और ये सेल जब फूलती है तो यहाँ पर सेल वॉल के पास क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। द सेल वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल, और सेल वॉल भी क्या करती है, एक सेम प्रेशर लगाती है किस पे, सेल पर, ठीक है। बिकॉज देयर वॉल्स सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल,
ठीक है। इसी की वजह से क्या होता है, इनकी सेल वॉल में क्या बहुत ज़्यादा चेंजमेंट्स देखने को मिलता है सराउंडिंग मीडियम में एनिमल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में आपको बताते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए। और जितनी थ्योरी मैं इसमें दिखा रही हूँ इसको आप डबल स्टार मार्क कर लो, एग्जाम में यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले द न्यूक्लियस हैज़ अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो एक लेयर और इसकी होगी, ठीक है। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे क्या कहते हैं, इसकी कवरिंग को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल थी, सेल की आउटर कवरिंग क्या थी, सराउंडिंग कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह न्यूक्लियस में भी कवरिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स which allows the transfer of material from inside the nucleus to the outside। अब इसमें जो आपकी कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, यहाँ पर पोर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ खाली जगह होती है, यहाँ मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया यहाँ, लेकिन कुछ खाली जगह होती है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का जो क्या लिखा है, ट्रांसफर द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द न्यूक्लियस। मटेरियल क्या होता है, ट्रांसफर, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और सेल के अंदर आपका क्या है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पोर्स, मतलब खुला हुआ, ठीक है, पार्ट। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल्स का, कहाँ पे, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर आपकी कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन छिपी होती है, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आपकी आइज का कलर क्या होगा, आपके हेयर की ग्रोथ कितनी होगी, आपके स्किन का कलर क्या होगा, ये सारी चीज़ें, आपकी नोज़ का शेप, आपके ईयर का शेप, आपके फिंगर्स का शेप, ये सारी शेप जो होते हैं जो अपने पेरेंट्स से मैच करता है, ये सब किसकी वजह से होता है, आपके डीएनए की वजह से होता है, ठीक है। इसे कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। डीएनए का फुल फॉर्म याद रखना है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड molecules contain the information essential for constructing and organizing cell, ठीक। These molecule consist of genes, इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके genes which regulate cell function and inheritance। inheritance मतलब होता है अनुवांशिकता, हिंदी में बोले तो एक पीढ़ी से दूसरी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी सिम्टम्स का ट्रांसफर होना, वो क्या कहलाता है, आपका इनहेरिटेंस। एंड आर विजिबल एज क्रोमैटिन मटेरियल इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स। जब कोई सेल, मैं अभी आपको सेल डिवीजन बताऊंगी तो वहाँ पर ये पॉइंट बहुत अच्छे से आपका क्लियर होगा कि जब कोई सेल डिवाइड करती है तो आपका क्रोमैटिन मटेरियल नहीं दिखाई देता है। नॉन डिवाइडिंग सेल, मान लीजिए कोई सेल है अभी डिवाइडिंग की स्टेज पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्रोमैटिन मटेरियल दिखाई देगा। उसके बाद जब सेल डिवाइड कर जाती है तो इनका क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक। Chromatin material visible as an entangled mass of thread-like structure। Chromatin material किसमें कन्वर्ट हो गया, thread-like structure में। undergoes organization into chromosome during cell division। ये देखिए मैंने यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी का ये डायग्राम उठाया है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। ये है आपकी सेल और इसी के अंदर है आपका क्या है, ये क्रोमैटिन मटेरियल जो थ्रेड लाइक धागे जैसा दिख रहा है आपको, रेड और व्हाइट। यही जब आपकी सेल डिवाइड करती है, ये डिवाइड हो रही है, तो ये क्या होता है, ये क्रोमैटिन मटेरियल भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और एक से आपकी 2 सेल बन जाती है। नेक्स्ट है द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि 1 से 2 सेल का बनना, ठीक है, ठीक है। एंड डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइनिंग सेल मेच्योरिटी। ये क्या बताता है कि सेल मेच्योर होगी। देखिए सबसे पहले क्या होती है, सेल आपकी छोटी सी होती है, न्यूक्लियस होता है, फिर ग्रो करती है सेल, फिर ग्रो करने के बाद जब मेच्योर हो जाती है तब उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, आपका डिवीजन हो जाता है। तो सेल में डिवीजन जो होता है वो आपका कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का देखने को मिलता है सेल में डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। अभी आने वाले लेक्चर में या अभी मैं आगे आपको जैसे जैसे बताऊंगी तो मैं इस चीज़ को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल ओरिजिन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल कितने टाइप की होती है, कैसी दिखती है, तो सेल 2 टाइप की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में आपके टीचर्स या आपके स्कूल के थ्रू जरूर पूछा जाएगा। सबसे पहले साइज।
तो साइज क्या होती है, जनरली क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होती है, साइज होता है 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। यहाँ पे सेल्स का साइज क्या होता है, लार्ज होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर, ठीक। न्यूक्लियर रीजन एज नोन एज, यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन क्या होता है, हो भी सकता है और नहीं भी। न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड एंड सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन से क्या होता है, सराउंडिंग होता है यूकैरियोटिक सेल में। क्रोमोसोम सिंगल पाए जाते हैं, यहाँ मोर देन 1 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, और यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। याद रखना है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। छोटी सी कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो एक छोटी सी सेल है, यहाँ पे पहले इन्होंने बता दी कि भैया साइज जो है सेल का बहुत छोटा है, 1 माइक्रोमीटर की सेल है, तो अब यहाँ पर न्यूक्लियर रीजन भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर सेल ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, क्योंकि छोटी सी सेल है, कितने सारे ऑर्गेनल्स डालेंगे इसमें, इसीलिए यहाँ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है, इसलिए यहाँ पर वैरायटी भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको लॉजिक लगा के थोड़ा सा ये डिफरेंस याद करना है। नेक्स्ट आते हैं साइटोप्लाज्म। व्हाट इज साइटोप्लाज्म, तो बता दें आपको, सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो भरा होता है वो क्या कहते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। कंटेन्स स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन, बहुत सारे ऑर्गेन्स भी कंटेन्स करता है, अभी बताऊंगी आपको, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, सबका अपना अपना एक फंक्शन होता है और सब क्या मेम्ब्रेन से क्लोज, इनक्लोज मतलब सभी के पास एक डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड होता है कि मतलब जिसपे डबल मेम्ब्रेन हो, ठीक है, एक ये है और एक और हो, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट कैरी आउट वेरियस फंक्शन इन द सेल, जैसे न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का बहुत बड़ा फंक्शन है, मैंने आपको बताया सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर छिपी होती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी बताएंगे, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम एटसेट्रा, ठीक है। ये क्या है, सेल के ऑर्गेनल्स है, कौन से, मेम्ब्रेन बाउंड। याद रखना है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से हैं, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस एंड लाइसोसोम। ये इंपॉर्टेंट है, सेल ऑर्गेनल्स आपसे जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जिस सेल के अंदर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर बहुत सारे साइटोप्लाज्म होते हैं, इसी के अंदर छोटे छोटे ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है वो कहलाता है आपका राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स तो बहुत छोटे हैं, इनकी क्वालिटी क्या है ये आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सेल के अंदर। तो क्या है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसलिए इसको मेम्ब्रेन लेस बोला जाता है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, सेल के अंदर जो प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है वो आपका क्या है, राइबोसोम्स। प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल में पाया जाता है, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक छोटी सेल है और यूकैरियोटिक बहुत बड़ी सेल है, तो दोनों सेल शेप पे डिपेंड नहीं करता है, जो आपको राइबोसोम्स है वो जरूर पाया जाएगा, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल में पाया जाता है, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन करना। नेक्स्ट आते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट विद द सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स होती है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे 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 करके बहुत सारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डॉटेड 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 उभरा हुआ हिस्सा दिखता है, ठीक है, और कुछ में क्या होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो क्या होते हैं, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ। रफ मतलब होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक, और स्मूथ मतलब जिसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। अभी मैंने आपको राइबोसोम्स का काम बताया, क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन। तो भैया जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या, प्रोटीन बनाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखा है, अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जिसके ऊपर राइबोसोम्स का काम ही है प्रोटीन बनाना। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो कहलाएगा रफ, और उसका काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स सिंथेसाइज प्रोटीन्स, नॉट इन्वॉल्व लिपिड प्रोडक्शन, लिपिड का फॉर्मेशन नहीं करते। नो रोल इन एंजाइम और हार्मोन सिंथेसिस, किसी तरह का हार्मोन और एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करते।
नो डिटॉक्सिफिकेशन कैपेबिलिटी, डिटॉक्सिफिकेशन की भी कैपेबिलिटी इनमें नहीं होती है। अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयरेंस फैसिलिटेट लिपिड, एंजाइम्स एंड हार्मोन प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करते हैं, लिपिड, हार्मोन और एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं। कौन से, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नो प्रोटीन सिंथेसिस, भैया राइबोसोम्स प्रेजेंट ही नहीं है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होगा। फंक्शन लिपिड प्रोडक्शन, सिर्फ किसका काम करते हैं, लिपिड का काम, लिपिड बनाने का काम। फैसिलिटेट लिपिड सिंथेसिस, फंक्शन इन एंजाइम एंड हार्मोन्स प्रोडक्शन। ठीक है, अभी पहली लाइन मैंने बताई ना, स्मूथ अपीयरेंस होता है, फैसिलिटेट लिपिड, एंजाइम एंड हार्मोन प्रोडक्शन। क्रूशियल इन डिटॉक्सिफिकेशन स्पेशली इन लीवर सेल्स, लीवर सेल्स में क्या होता है, उसका क्या, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट आते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस क्या है, सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी। द गोल्गी अपैरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी कौन है, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने अपने ही नाम पर क्या, ऑर्गेन्स का नाम रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का नाम भूलने की बिल्कुल संभावनाएं सारी खत्म हो गई हैं। याद रखना है गोल्गी अपैरेटस कौन थे साइंटिस्ट, डिस्क्राइब किसने किया था, कैमिलो गोल्गी। कंसिस्ट अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वेसिकल्स मतलब ऐसे गोल छल्ले टाइप के, ठीक है, सॉरी छल्ले टाइप के नहीं, कुछ इस टाइप के, कॉनकेव टाइप का कुछ इनका आकार होता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक है, फ्लैटेड सैक, फ्लैटेड सैक बिल्कुल फ्लैट, ठीक, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सारे सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सिस्टर्न्स कहते हैं। The material synthesized near the endoplasmic reticulum package and dispatched to various target inside the outside cell through the Golgi apparatus। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। तो जब ये प्रोटीन, रफ वाला क्या बना रहा है आपका, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, स्मूथ वाला क्या कर रहा है, लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये इधर से प्रोटीन और उधर से लिपिड जब बन जाता है तो ये क्या करता है, गोल्गी अपैरेटस उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उठाकर पैकेजिंग करके डिस्पैच आगे की ओर बढ़ा देता है वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्गी अपैरेटस। मतलब वहां से सारा मटेरियल बन गया, अब उसको उठा के डिस्पैच करने का काम किसका होता है, गोल्गी अपैरेटस का। फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स। ठीक है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी अपैरेटस। सम केसेस में, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो ये क्या करते हैं, सिंपल शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गोल्गी अपैरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी अपैरेटस किसका फॉर्मेशन करते हैं, लाइसोसोम का। याद रखना है हर ऑर्गेनल्स का अपना स्पेसिफिक काम है। सबसे पहला काम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, नहीं प्रेजेंट है, स्मूथ है तो वो क्या, लिपिड का फॉर्मेशन करेगा। गोल्गी अपैरेटस का क्या काम बताया मैंने, जब रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर प्रोटीन लिपिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं तो ये क्या, वहां से कलेक्ट करके उसको पैकेजिंग के फॉर्म में उसको क्या करते हैं, आगे डिस्पैच करता है। ठीक है, और तीसरा इसका क्या काम है, गोल्गी अपैरेटस लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये लाइसोसोम क्या होते हैं, ये देखिए, व्हाट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड sac filled with digestive enzyme. These enzymes are made up by rough endoplasmic reticulum. ठीक है, ये किसकी वजह, किसके थ्रू बने होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू बने होते हैं। और ये क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब एंजाइम को क्या कर लेता है, ये डाइजेस्ट। कह सकते हैं कि ये क्या है, आपकी सेल के अंदर बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जब सेल रिएक्शन कर रही होती है, बहुत सारा सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है तो कुछ वेस्ट चीज़ें भी निकलती हैं ना। जैसे आपकी मम्मी किचन में कुकिंग कर रही हैं तो कुछ भी सब्जी बनाया तो उसका वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको क्या, डस्टबिन में डाल देते हैं। उसी तरह सेल में भी जब काम होता है तो उसमें वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसको क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है कुछ एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहते हैं सेल का, क्योंकि सेल से जितना वेस्ट निकलता है उसको क्या, ये रख लेता है अपने पास। फॉरेन मटेरियल इंटरिंग इन द सेल, सेल से बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल आए सच एज अ बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ओल्ड ऑर्गेनल्स एंड अप, जो ओल्ड ऑर्गेनल्स जो खत्म हो जाते हैं इन द लाइसोसोम्स विच ब्रेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सब्सटेंस, उसको क्या, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है।
लाइसोसोम्स आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। सुसाइड बैग्स ऑफ सेल मतलब जितनी भी मरी हुई सेल्स होती हैं उन सबको क्या ये डाइजेस्ट कर लेता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसमें, सुसाइड बैग ऑफ अ सेल ये क्या किसको कहा जाता है, लाइसोसोम्स, ठीक है, याद रखना है लाइसोसोम्स। Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzyme। इसके पास बहुत सारा powerful digestive enzymes होता है जो capable होता है breaking down all organic material। जब वेस्ट मटेरियल बनता है तो वो क्या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और उसको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास क्या होता है, बहुत पावरफुल डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होता है लाइसोसोम्स के पास। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आने वाले लेक्चर में छोटे छोटे से थोड़े से कुछ टॉपिक बचे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और आपका सेल डिवीजन। तो ये पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँगी, 10-15 मिनट का लेक्चर रहेगा, आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा ऑल एंड ओवर, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और स्टार मार्क भी करवाया है, ये आपको याद रखना है। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, ये सॉल्यूशन याद रखना है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब आपको कहीं पर भी इसका कुछ नाम भी मिल रहा है तो आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा एक बार उस फर्स्ट लेक्चर को ज़रूर देख लेना, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इसमें नहीं समझ में आई हो, तो जब आप वो वाला लेक्चर देख लोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।